ठीक हो गया। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज और एंडोमेट्रियोसिस। हम लोग मेनोपॉज से स्टार्ट करते हैं। मेनोपॉज क्या है? कि परमानेंट फीमेल को अब दोबारा कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो नहीं गुजरेगी। तो ये क्या है? मेनोपॉज है। और अगर 1 साल तक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं गई, उसको मेंसेस नहीं हुए, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे हम? पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है। अगर आप लोग इसको स्टडी करेंगे ना इस टॉपिक में, तो दो टर्म्स हैं जो आपस में कंफ्यूजिंग होती हैं, पेरीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। आपने इसको पेरीमेनोपॉज से नहीं मिक्स करना। पेरीमेनोपॉज टाइम पीरियड होता है, जैसे उसको पोस्ट मेनोपॉज हुआ है ना, उससे पिछला जितना टाइम होता है ना, वो पेरीमेनोपॉज होता है। यानी फीमेल जा रही है मेनोपॉज के करीब, लेकिन फिलहाल उसको 1 साल का एमेनोरिया नहीं हुआ। उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे हम? पेरीमेनोपॉज। अच्छा, ये तीनों टर्म्स क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर तो बता दे। रिपीट कर दें दोबारा। मेनोपॉज है कि अब फीमेल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं इसकी इसको अब मजीद दोबारा मेंसेस नहीं होंगे, ये अब दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं जाएगी, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुका है। ये है मेनोपॉज। ठीक है। और अगर 1 साल तक एक फीमेल है, 40-50 एज को रिसीड कर रही है, और अब उनको मेंसेस नहीं आ रही 1 साल तक, अब ये कंफर्म हो गया कि ये मेनोपॉज में जा चुकी है, अब 1 साल हो गया इनको एमन हो रहा है, मेंसेस नहीं हुए, अब ये मेनोपॉज में चले गई हैं। उस टाइम पीरियड के बाद जितनी वो लाइफ जिएंगे ना, वो 60 ईयर्स की होती है, वो 70 ईयर्स की होती है, वो 80 की होती है, वो सारा उनका टाइम पीरियड क्या है? पोस्ट मेनोपॉज। क्लियर? और उस पॉइंट से जब उनके मेंसेस को 1 साल हो गए हैं, वो वाला सारा टाइम टाइम पीरियड है पेरीमेनोपॉज। ठीक है। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस तरह नहीं होता कि एक फीमेल को एक दफा मेंसेस आया, उसके बाद उसके बाद उसको आए ही नहीं, मतलब मेंसेस रेगुलर आ रहे थे और फिर उसको मेंसेस आना रुक गए हैं, ऐसे नहीं होता। ये बड़ा ग्रेजुअली होता है। कभी दिन कम होते हैं, फिर फ्रिक्वेंसी कम होती है, फिर उसकी मतलब कितने ml ब्लड लॉस हो रहा है वो कम होता है, कभी ज्यादा होता है। उसके बाद एक टाइम आता है कि फिर एक लास्ट मेंसेस आते हैं, उसके बाद फिर पूरा साल मेंसेस नहीं आते, फिर हम कंफर्म कह देते हैं कि ये जो हमारी फीमेल है ये मेनोपॉज में जा चुकी है। अच्छा, ये ना एक डायग्राम बनी हुई है कि जो एक मीडियन है ना, कि एक एवरेज निकालो फीमेल्स का, वो 49, 50, 51 ईयर एज का है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस रेंज में ना फीमेल्स मोस्टली जो होती है ना, वो मेनोपॉज में चल जाती हैं। अर्ली 50s और लेट 40s में। 45 से 51। थोड़ी हर बुक्स इसकी वेरी करती है, क्योंकि ये काफी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह मेनार्की की एग्जैक्ट नहीं है, 9 से ऑनवर्ड कहते हैं, 13 कुछ कहते हैं, कुछ बुक्स 14 कहती हैं, इसी तरह इसका भी 45 से स्टार्ट होके अर्ली 50s तक है, 51, 52 तक। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? मेनोपॉज में फीमेल जिन जिन मूड स्विंग से गुजरती हैं, हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं, वेजाइनल सिक्रीशन मेन जो इसका जो ज्यादा हमें वुमेन को एक्सपीरियंस होता है ना, वो वेजाइनल सिक्रीशन, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है हॉर्मोन्स का, कि जो हमारी एडोलसेंस की एज होती है उसमें जो हमारी वजाइना की सिक्रीशंस होती है, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन होती है, और वो अ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉज में जो फीमेल्स होती हैं उनकी ड्राई हो जाती है वजाइना, जिसकी वजह से इंटरकोर्स के दरमियान उनको पेन होता है, जिसको हम डिस्पैरिनिया कहते हैं। ठीक है। उनको पेल्विक पेन्स होती हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, नाइट फ्लैशेस आते हैं, ये सारे उनको सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। वेट गेन होता है, स्पेशली मेनोपॉज में क्या होता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है। यानी जब एडोलेसेंस होती है ना और यंग एज होती है, तो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, वो अपना, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो फंक्शन ये है ना कि वो एंडोमेट्रियम को ठीक करता है, उसका एक ये फंक्शन है, लेकिन उसके अलावा इसके भी बहुत सारे फंक्शन हैं। जिस तरह जो एस्ट्रोजन है, ये हमारी बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन करता है। जैसे जैसे हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, एस्ट्रोजन कम होता है, तो उसके भी इफेक्ट्स आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है फीमेल को। ठीक है। एस्ट्रोजन बेसिकली ना प्रोलिफरेट करता है चीजों को, जैसे एंडोमेट्रियम है ना फीमेल की वजाइना की, उसको रिसेप्टिव बनाता है, उसको थोड़ा प्रोलिफरेट करता है, उसको वॉल्यूमाइज करता है। इस तरह एस्ट्रोजन की और भी फंक्शंस हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जैसे जैसे एज के साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, फीमेल को ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वजाइना में सिक्रीशंस कम हो जाती है, ड्यूरिंग सेक्स पेन्स होती हैं, इचिंग होती है, पेन्स होती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिसमें एक ना एस्ट्रोजन का फंक्शन है
वेजोमोटर इफेक्ट होता है कि ये वेसल्स को ना डायलेट करता है। ठीक है। तो अब इसकी वजह से मेनोपॉज में ना 50s की जो लेट वुमेन्स होती है उनको हॉट फ्लैश आते हैं। जब वो रात को सोई होती है ना, अक्सर 40s 50s की जो खवातीन है, उनको ना ऐसे रात को बहुत गर्मी लगती है, रात को उन्हें पसीने आ जाते हैं, उनके वो नाइट फ्लैश होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोन्स जो डिक्लाइन हो रहे हैं एस्ट्रोजन, तो उसकी लेवल्स की वजह से क्या होता है कि फीमेल की ज्यादा वेजोडाइलेशन होती है और उन्हें हॉट फ्लैश, उनका सारा ब्लड सर्कुलेट, जो ब्लड होता है उनका वेजल्स में आ जाता है और उनको क्या होता है, गर्मी लगती है। तो ये भी एक टर्म यूज होती है हॉट फ्लैश, ये नाइट स्वेट जो लिखा हुआ है। ठीक है। ये स्वेटिंग, फिर बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो फिर उस हीट को कम करने के लिए स्वेटिंग कॉज करता है। तो फीमेल को ये मूड मूड वाले सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लैश वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, बोन्स पे इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, वेजाइना में चेंजेस आ रही हैं, और वेट गेन हो रहा है। एस्ट्रोजन का वहाँ फंक्शन पाने लगती है। एक एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है कि जो हमारी फीमेल्स होती है ना अर्ली 20 से 40 तक, इनकी जो फैट डेपोजिशन होती है ना वो ब्रेस्ट पे होती है और हिप्स पे होती है। इनके ना दो टर्म्स है मैं अभी आपको ना आपके साथ ना उसकी पिक्चर शेयर करती हूँ कि जो फीमेल्स होती है उनका ब्रेस्ट और हिप से उनका फैट डिपॉजिट होता है। लेकिन जैसे जैसे फीमेल 40s 50s में प्रोग्रेस करती है ना, उसकी फैट डेपोजिशन चेंज होती है। अब जो फैट डिपॉजिट जो भी आप अपनी डाइटरी इंटेक से जो एक्स्ट्रा होता है, यानी एक फीमेल है उसकी डेली रिक्वायरमेंट है 2500 कैलोरीज लेट से, अगर वो 2600 खाती हैं तो जो 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा है उसकी जो फैट डिपॉजिट होगी ना वो उसकी बेली में होगी, इंस्टेड ऑफ कि उसकी वो ब्रेस्ट में जाए, उसकी हिप में जाए। तो इससे क्या होता है, वेट गेन भी होता है। ये बुक में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड है कि जो नॉर्मल वुमेन्स है ना वो इस एज के बाद हर साल 1 kg वेट गेन कर लेती हैं। ठीक है। और ये फीलिंग भी होता है कि बहुत सैड फील करती हैं, यानी उनके इमोशनल कंट्रोल डिस्टर्ब हो गया, इमोशनल इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। तो इसकी वजह से मूड स्विंग्स भी आते हैं उन्हें। अच्छा, तो अब इसकी जितनी भी मेन्यूपॉज की जितनी भी मैनेजमेंट है ना, वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल वाली है। यानी आप जो भी एक अडल्ट कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारनी है, इसकी मैक्सिमम मैनेजमेंट वही है कि फीमेल का बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए ताकि उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम रहे। ठीक है, इसमें ऐसा सच कोई नहीं है कि बस फीमेल को बताना है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको सिम्टम्स आएंगे, आपने एजुकेट करना है पेशेंट को। आगे हम इसकी डिटेल में देखते हैं नर्सिंग में। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट, कुछ फीमेल्स होती हैं 40 50 प्लस जिनको इसके ज्यादा साइन सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के, यानी उनको ओस्टोपोरोसिस ज्यादा होगी, बोन डेंसिटी कम होगी है। लेट्स से कोई डेक्सा स्कैन करवाता है, उसको पता चलता है कि उसका जो बोन मैस है वो काफी कम हो गया है। या कोई फीमेल है, उनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये नाइट स्वेट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो गया है कि अब फीमेल को ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इस स्टेज में मेडिकल मैनेजमेंट होती है, उनकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है, विच इज थ्रू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये HRT के नाम से आपको बुक में वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, हार्मोन रिप्लेस थेरेपी में ना हम दो तरह के हार्मोन्स देते हैं, एक हम एस्ट्रोजन देते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ठीक है। एस्ट्रोजन, बेसिकली एस्ट्रोजन बॉडी में कम हो रहा होता है तो हम उसको एस्ट्रोजन देते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। अब अ, ठीक है, अब इसके रिस्क एंड बेनिफिट्स ये हैं कि जो, एक सेकेंड, जो है ना, जो एस्ट्रोजन है ये अकेले नहीं देते हैं फीमेल को ना। अगर 50s की एस्ट्रोजन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो एंडोमीट्रियम को उसका साइज ग्रो करता है। ठीक है, ताकि जब एम्ब्रियो आए और फीटस बनना हो तो उसको एक रिसेप्टिव एनवायरनमेंट मिले कि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में सिर्फ एस्ट्रोजन देते हैं ना, तो फीमेल को यूट्रस का ना हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर्स बन सकते हैं। यानी हमने बेसिकली एस्ट्रोजन दिया था कि लेट्स से एक फीमेल आती है एक्स, वो कहती है जी मुझे बोन पेन हो रहा है, उसका डॉक्टर एडवाइस करता है डेक्सा स्कैन, और बाद में पता चलता है कि इनकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है। तो उनको पता चलता है अच्छा ये लेट 50s में जा रही है, अब इनको मेनोपॉज के सिम्टम्स आ रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल लो है। ठीक है, इनके एस्ट्रोजन का लेवल लो है, तो वो क्या करेंगे, उनको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में शिफ्ट करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं देते, क्योंकि एस्ट्रोजन देने से सिर्फ क्या होता है कि वो ज्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगी और हाइपरप्लेजिया हो सकता है और ट्यूमर्स वगैरह बन सकते हैं। उसके साथ हम देते हैं प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ठीक है।
तो उससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, एक तो वो जिस तरह हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी रोकता है, तो उसके जो यूट्रस के ऊपर इफेक्ट्स है ना उसको कम करता है, यानी ज्यादा यूट्रस की मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता सेल्स की। लेकिन जो उसके दूसरे इफेक्ट्स हैं एस्ट्रोजन के, वो एस्ट्रोजन करता रहेगा। यानी अगर एस्ट्रोजन जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो वो करवाएगा, अगर वो बोन डेंसिटी मेंटेन कर रहा है तो वो करेगा, अगर वो इमोशनल इम्बैलेंस में अपना रोल प्ले कर रहा है तो वो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन देते हैं फीमेल पेशेंट्स को, ताकि जो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स अदर देन वेजाइनाज हैं और जो बाकी हैं वो हमें इफेक्ट्स मिल जाएं, लेकिन जो हाइपरप्लेजिया और कैंसर और बिनाइन ट्यूमर्स ये वाली कंडीशन ना आए। ठीक है। और मैम ये जी, मैम ये आप मेनोपॉजल वुमेन के बारे में बता रही हैं जिसको हाँ जी, हाँ हार्मोनल जी, थेरेपी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देना है। यस यस मैम यस। एस्ट्रोजन की तो समझ आ रही है, प्रोजेस्टेरोन क्यों देंगे उसे? प्रोजेस्टेरोन इसलिए दे रहे हैं कि एस्ट्रोजन का काम क्या है, वो प्रोलिफरेशन करवा रहा है एंडोमीट्रियम की। ठीक है, जी एंडोमीट्रियम को रिसेप्टिव बना रहा है कि एम्ब्रियो आएगा। लेकिन प्रोजेस्टेरोन आपने कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ा होगा कि हमने प्रोजेस्टेरोन देते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव है कि प्रेगनेंसी ना कॉज हो। तो प्रोजेस्टेरोन से क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट आ रहा है ना वो मिनिमाइज होता है, यानी वो जो प्रोलिफरेशन मैम। ज्यादा हो रही। जी जी। मैम लेकिन प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई नहीं होता? अ, नहीं नहीं, प्रोजेस्टेरोन कंट्रासेप्टिव देते हैं हम। मैम प्रोजेस्टेरोन तो उधर मतलब वो नहीं ना होने देता, ब्लीडिंग नहीं होने देता ना वहां पे। जो एस्ट्रोजन की वजह से ब्लीडिंग वहां पे काज होगी, प्रोजेस्टेरोन वो नहीं होने देगा। हम्म, इसको कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने गाइडेंस से पढ़ा उसमें यही था कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो हमारा अ, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकता है। प्रोजेस्टेरोन हम इसलिए मैम देते हैं। मतलब हम्म। नहीं, मतलब मैम अगर मेनोपॉजल वुमेन में हम इस वजह से देंगे ना एस्ट्रोजन ताकि वो अपने बाकी सारे काम कर ले, बाकी हम्म। जो ब्लीडिंग करवाना है वो ना करवाए, उसकी वजह हाँ से हम जी, प्रोजेस्टेरोन साथ देंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है मैम। ठीक है। चलो सही है। तो ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अच्छा, मुझे ना एएचएन में ये टॉपिक नहीं मिला, मैंने ये वैसे गाइडेंस से तैयार किया, मतलब गाइडेंस कह रही हूँ। मैम मेनोपॉज वाला? बेनिपोज वाला थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस का नहीं है, थोड़ा लिखा हुआ है। मैम जब एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस फुली खत्म हो जाते हैं, लाइक फॉलिकल्स जो पड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं ओवरीज के अंदर। हाँ जी, जी मैम जी मैं पूछ रही हूँ कि जो जी जी। ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स की जो तादाद होती है वो एस्ट्रोजन के साथ कोरिलेट करती है या नहीं? नहीं, अच्छा ये देखें, अब जो फीमेल लेट 40s या 50s के अर्ली में है ना, उसका ओवरी का फंक्शन पहले डिक्लाइन होता है और बाद में हार्मोनल फंक्शन डिक्लाइन होता है। जो ओवरी होती है ना वो सबसे पहले वो डिसफंक्शन में जाती है, वो बनाना छोड़ देती है, ओवम बनाना छोड़ देती है। उसके बाद ये जो रिसेप्टिव और यूट्रस का रिसेप्टिव रिसेप्टिव होना होता है ये कम होता है। यानी पहले ओवरी ओके अपना काम, मैम। ठीक है, ओवरी अपना काम छोड़ देगी, उसके बाद एस्ट्रोजन जो है वो अपनी थिकनिंग छोड़ता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा ये हमारा, अच्छा अब मैम एक इसकी मैंने, क्वेश्चन पूछूं? पूछो पूछो। मैम ये है ना कि वुमेन्स के अंदर जितने एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने ओवा बने होंगे उतने ही वो मतलब आगे फर्दर जितने भी ओवा है उतने ही यूज होंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे देन वो फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा उसका हाँ ओवरीज जी, का। तो जी। मैम मतलब वो वुमेन्स, और मैम जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तब ब्लीडिंग काज होती है। हम्म। उस तो मैम जो वुमेन्स होती है जिनको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो मैम क्या उनके फिर वो ओवा एक्स्ट्रा यूज होते हैं कि वो उतने ही यूज होंगे, या ये ब्लीडिंग किसी और काज की वजह से होती है? नहीं, अच्छा जिनको, अच्छा इसके ना बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। मतलब जो आपने बताया ना कि इरेगुलर मेट्रोगिया कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है ना, पहले तो हम अंडरलाइन कॉज देखेंगे किस वजह से हो रहा है, ओवम रिलीज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओवम पहले फर्टिलाइज होगा तो फिर वो रिलीज होगा और वो फिर आएगा आपके यूट्रस के अंदर, वो रिसीव होगा। तो अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ, हमारे पास स्पर्म ही नहीं है, तो वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा, तो फिर ना फर्टिलाइजेशन होगी और ना वो अंदर आएगा। मैम यही पूछ रही हूँ कि अक्सर मतलब वुमेन्स को जो मतलब वो इरेगुलर स्ट्रेस मेंसेस होते वगैरह की हैं, वजह से होते हैं, तो क्या जो मतलब मोस्ट। पहले मैम
मैम यही पूछ रही हूँ कि पहले ओव्यूलेशन हुई देन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हाँ जी, उसको जो है ना मेंसेस हुए, तो अब हाँ जी। मतलब अगर अभी उसको मेंसेस हुए हैं 10 दिन बाद फिर उसको ब्लीडिंग काज हो गई है, तो हम्म। मतलब आया ये भी काज हो सकती है कि उसकी दोबारा ओव्यूलेशन हुई टाइम से नहीं पहले। नहीं नहीं, ओवुलेशन का साइकिल वो 14 डे में होता है, वो उसी में ही होगा। वो अगर आपने वो मेंस्ट्रुअल जो फर्स्ट ईयर में हमने नाइट में फिजियो का हमने वो साइकिल पढ़ा था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आप लोगों की जी असाइनमेंट है, मैम। अब आपने वो पढ़ के आना है। वो जो ओवुलेशन 14 डेट पे होती है वो उसी डे पे होगी। वो इस तरह नहीं है कि उसकी ओवुलेशन की वजह से आ रहा है, लेकिन हाँ मैम स्ट्रेस की वजह मैम से, वो तो हमने न्यूट्रिशनल। पढ़ा ना कि इतने हाँ जी, साइकिल के बाद ही ये हाँ चीज जी, होगी। और जी मैम जी, हमने ये भी पढ़ा था कि 2-3 मतलब जो होते हैं वो फॉलिकल्स बनते हैं जिनमें से एक ही के बीच से एग हाँ जी, रिलीज होता है, बाकी सारे जी रप्चर हो जाते हैं। जी जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। मैम समटाइम मैम ऐसे भी होता है ना, कुछ ट्विंस वो होते हैं जिसमें मतलब 2 एग्स एट अ टाइम फर्टिलाइज हो जाए। सही। अच्छा, अभी हम लेक्चर कंटिन्यू मैम करें, हमने उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस कंफ्यूजन भी हो रही करना है। थी। अगर कुछ क्वेश्चन ओके आंसर है मैम। तो हम एंड पे ले ओके लेंगे, मैम। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं हमारे पास। ओके मैम। ठीक हो गया। अच्छा, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ना, इसमें हमने फीमेल को गाइड करना है कि ये सिम्टम्स है हमारे पास मेनोपॉज के, यानी ये आपको बोन मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का चांस है, मतलब आपने प्रॉपर उसको गाइड करना है कि मेनोपॉज है क्या, सेजेशन क्यों हो रही है, अगर रूरल एरिया की औरत है उसको कुछ तो आइडिया होगा मेनोपॉज के बारे में। तो आपने उससे क्या उसको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उसको एजुकेट करना है, स्पेशली उसके बीएमआई पे उसको करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक एज सर्टेन के बाद उसकी फैट डेपोजिशन ज्यादा हो जाती है। तो हमने उसको हेल्दी डाइट उसको एजुकेट करना है कि आपने अपना हेल्दी वेट रखना है, अपना बीएमआई नॉर्मल रखना है। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आ सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, फीमेल को। तो इसलिए हमने उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बेसिकली लेके जाना है, जनरल हेल्थ को प्रमोट करना है। ठीक है, ये हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें इतनी एज सच कोई नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं है। जो जनरल हेल्थ और जनरल लाइफस्टाइल है ना, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, वाटर इनटेक लेना है, तो यही हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है। इसमें एज सच कोई स्पेशल रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है। ठीक मैम है। इसमें जो हम पेशेंट को कहते हैं विटामिन डी भी इंटेक करे, हाँ वो जी, जो इंजेक्शन। वो इसीलिए होता है ना क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है, जो बोन डेंसिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो एस्ट्रोजन कम तो वो बोन डेंसिटी वाला फंक्शन भी कम, तो क्या होगा जब बोन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए फीमेल्स को हम ज्यादा फिर प्रमोट करते हैं कि अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही है तो न्यूट्रिशनल से पहले ट्राई करें कि वो पूरा मैंने दूध की इंटेक करें, हेल्दी चीजों हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस लाइफस्टाइल लें। अगर वो नहीं हो रहा फिर हम उनको सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं कि आप लोगों ने डेली जो सप्लीमेंट कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स है, वाइटामिन की रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने फुलफिल करनी है। जो टाइम ना हमारे पास 15 मिनट्स रह गए, हमने एंडोमेट्रियोसिस कवर करना है, ठीक है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस क्या है? जो हमारा जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है ना, ये होती है एंडोमेट्रियम। अब ये किसी वजह से, अब उसकी रीजन हम आगे पढ़ेंगे, किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारे जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके उधर ग्रो होना शुरू हो जाए, लेट्स से फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे हमारे एंडोमेट्रियल टिश्यूज ग्रो करना शुरू हो जाए, हमारी ओवरीज पे होना स्टार्ट हो जाए, हमारे फिमरे पे होना स्टार्ट हो जाए, फंडस पे होना स्टार्ट हो जाए, बॉडी पे स्टार्ट हो जाए, यानी हमारा इस डिजीज में क्या होता है, बड़ी एक सीरियस किस्म की कंडीशन है जिसमें हमारा एंडोमेट्रियम का टिश्यू है वो दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट होके वहां पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इज ऑफन पेनफुल डिसऑर्डर इन विच टिश्यू सिमिलर टू द टिश्यू दैट नॉर्मली लाइन द इनसाइड ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम ग्रो आउटसाइड ऑफ यूट्रस। किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारा यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है तो उससे क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। अब ये कौन कौन से एरिया में हो सकता है? फेलोपियन ट्यूब्स में जा सकता है, पेल्विक के ऑर्गन्स में जा सकता है, पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है, किसी भी एरिया में ये टिश्यू हमारा ग्रो कर सकता है। अच्छा, इसकी आइडियोलॉजी ना अभी एज सच एक श्योर नहीं है, लेकिन रिसर्चेस हो रही है, इसके ऊपर डिफरेंट स्टडी की गई है, और 6-7 हमारे पास रीजन है कि इस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है, कि मतलब एक सोचने वाली बात है ना कि एंडोमीट्रियम का टिश्यू एंडोमीट्रियम में होना चाहिए, यूट्रस में ग्रो करके बाहर कैसे जा रहा है ना। तो अब डिफरेंट थियरीज आई हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कि रेट्रोग्रेड मेनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है, यानी कि अगर वो मेंसेस ने इधर जाना है फॉर सम रीजन विच इज अननोन, ठीक है, जो हमारा एंडोमेट्रियल का टिश्यू है ना, ब्लीडिंग की वजह से, यानी कि ब्लड पीछे गया, यहाँ से गया और यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया, किसी भी वजह से रेट्रोगेट मूवमेंट की वजह से हमारा एंडोमेट्रियल टिश्यू वहां ग्रो होना शुरू हो गया। इस तरह कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि कुछ थेरीज कहती हैं कि जो हमारे जिस तरह बेबी ग्रो हो रहा होता है जब, तो सेल्स जब डिवाइड हो रहे होते हैं, जो हमारे जो पेरिटोनियल सेल्स है ना वो अच्छे से फुली डिवाइड नहीं होते, और वो क्या होते हैं कि वो एंडोमेट्रियल लाइक सेल्स बन जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
इसी तरह कुछ थ्योरीज कहती हैं, कुछ कहते हैं कि इस वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है कि जब पेशेंट सी सेक्शन करते हैं फीमेल की, उसका एक स्कार कट लगता है, तो उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या लेप्रोस्कोपिक या कोई भी डायग्नोस्टिक अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं फीमेल के साथ, तो उसका जो एंडोमीटियम का टिश्यू है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट या उसकी नाइफ या उसकी ब्लेड वगैरह से लगकर अगर कहीं और पेल्विक कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में लग जाता है, तो वहां पे वो टिश्यू ग्रो करता है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फेटिक्स के थ्रू है, ब्लड सप्लाई के थ्रू है, यानी लिम्फेटिक सप्लाई हमें पता है हर जगह। तो अगर उसके थ्रू एक हमारे पास एंडोमीट्रियल टिश्यू वहां से जा रहा है एंडोमीट्रियम से, और वो ट्रेवल करके किसी और जगह पे जा रहा है, तो वहां पे वो ग्रो करेगा। अच्छा, अब एक टिश्यू है, उसकी नॉर्मल प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है, और वो ग्रो कर रहा है अपनी जहाँ उसको नहीं ग्रो करना चाहिए वहां पे कर रहा है, तो उसके क्या क्या रीजन, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि ये जो टिश्यू है जो आउटसाइड द यूट्रस ग्रो कर रहा है, बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो एंडोमेट्रियल लाइक है, ठीक है, उस टिश्यू की तरह का है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिस्पॉन्ड करता है हर उस चीज को, हर उस हार्मोन को जो हमारी एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्ड करती है। जैसे अगर एंडोमेट्रियम में ब्लीडिंग हो रही है, वो टूट रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये वाली टिश्यू भी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग होगी। अब जो यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू है उसको तो आप एग्जिट पॉइंट मिल गया, वो तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, वो क्या करेगा, वो उधर ही रिजाइड करेगा, और वो कुछ अरसे बाद क्या बनेगा, उसकी सिस्ट बन जाएंगी, उसके अंदर वो ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, उसके अंदर एंड्रोमीट्रियोमास कहते हैं उन्हें, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, वो एक सिस्ट से बन जाएगी, अंदर क्लॉट हो जाएगा। और ये नॉर्मली वो देखा जाता है फीमेल्स में ना, केसेस हमने खुद देखे हुए हैं चॉकलेट सिस्ट के ना, कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स के मैम ऊपर, ये इनकी ओवरी के अंदर। मेनोपॉज में मैम ये मेनोपॉज में मोस्टली ना फीमेल्स को ये आती है हाँ जी, प्रॉब्लम, सिस्ट इरिस्पेक्टिव। और फिब्रॉइड्स। हाँ तो जी, इसकी ये वजह होती है क्योंकि तब हैवी वो फ्लैश हो रहा होता है ब्लीडिंग का, नहीं नहीं, या वो कोई ये अंदर रह जाता जो है? एंडोमेट्रियोसिस है ना, ये सीवियर कंडीशन है, लाइक इसकी डायग्नोसिस हो भी जाती है और पेशेंट का पता भी चल जाता है कि इसको एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि उसको पेन आ रहा होता है। अभी हम आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे उसको क्या क्या सिम्टम्स फेस कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मतलब इसके सिम्टम्स इस तरह के है कि अगर फीमेल जाके बताती हैं कि इस तरह मुझे पेन हो रहा है, वो जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेप्रोस्कोप से भी हम करते हैं, एमआरआई से भी नजर आ जाता है, या कोई भी सिंपल बेसिक स्कैन करते हैं ना पेशेंट के हम पेल्विक एरिया का, तो वो चॉकलेट सिस्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाती है, मतलब पेशेंट को हम डायग्नोज कर देते हैं कि ये इसको एंडोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से इसको पेन हो रही है, डेफिकेशन में हो रही है, कहाँ कहाँ पेन हो रही है, क्यों क्यों हो रही है। ठीक है, टिश्यू ग्रो कर रहा है आउटसाइड, और जहाँ पे उसको होना चाहिए उसके अलावा उस जगहों पे टिश्यू ग्रो कर रहा है एंडोमीटियम का, और वहां से फिर वो टूट भी रहा है, वो बंद रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसके सिस्ट बन रहे हैं, और फिर वो स्कार फॉर्मेशन हो रहा है। जाहिर है जो टिश्यूज है उनका एक साइकिल होता है, ठीक है, तो स्कार भी बन रहा है, अब ये सारी चीज में। अच्छा, हमारे बस 10 मिनट रह गए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे पेन होगी। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि ये जो एंडोमेट्रियल का टिश्यू है ना, ये कहाँ पे बंद रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे अगर पेनफुल पीरियड्स होंगे, ये फीमेल्स को कंप्लेन्स आती हैं, बहुत कॉमन है, जो एंडोमेट्रियोस वाली फीमेल्स होती हैं उनको पेल्विक एरिया में पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, स्पेशली ब्लीडिंग के दौरान होता है। ठीक है, पेन विद इंटरकॉर्स होता है, और अगर रेक्टम वाली साइड पे बन गया तो डेफिकेशन के दौरान पेन होगा। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, अगर ज्यादा उसका साइज ग्रो हो गया है, बहुत ज्यादा साइज भी ग्रो हो गया, नंबर भी बढ़ गया है। ठीक है, और ये जो जनरल साइन सिम्टम्स है, फटीग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये वाले हम फीमेल ना पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकती है। तो एक दफा रिपीट कर देती हूँ, एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें एंडोमीटियम जो हमारा टिश्यू है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, वो उसको अपनी जगह से वो डिस्प्लेस होकर किसी भी पेरिटोनियल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, रेक्टम के पास, डोगलस में, किसी भी एरिया में अगर वो जाके डिपॉजिट हो जाता है और वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है, और वो सिस्ट बना लेता है, फिर वहां पे उसकी चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रियोमास कहते हैं। जिसकी वजह से कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, पेनफुल पीरियड होता है, इंटरकोर्स में पेन होता है, ब्लीडिंग में पेन होता है, ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है, कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और ये इसकी थी कि इसकी ना मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी, ताकि जिन बच्चों को एक आइडिया क्लियर नहीं है तो वो जरा देख लें। वीडियो शो हो रही है? यस मैम।
आवाज आ रही है वीडियो की? नो मैम। आवाज नहीं आ नो रही? मैम। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो में ना उसने दिखाया है कि जो टिश्यू है ना वो कहाँ कहाँ ग्रो हो सकता है। जैसे ये अभी फंडस पे दिखा रही है और बॉडी पे दिखा रही है। इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, बाद में आप लोग देख लेना। यहाँ पे उसने ग्रो करना शुरू कर दिया टिश्यू ने। ये एंड्रोमेट्रियोमा है, एक चॉकलेट सिस्ट बन गया। डार्क डार्क कलर क्यों होता है? क्योंकि जब आरबीसी टूट जाता है तो फिर वो एक चॉकलेटी सा कलर देता है, जिसकी वजह से ये ब्लड की वजह से बेसिकली डार्क रेड कलर की होती है। मैम ड्यू टू हीम भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक पोजीशन थी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे कोई बताएगा? अच्छा, टेस्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ना इसकी लेप्रोस्कोपी भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, सिंपल एमआरआई भी है। ठीक हो गया। मैम वो जो कलर ड्रॉपलेट करवाते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड में ही आता है ना? जी हाँ जी, कलर डॉपलर भी अल्ट्रासाउंड में आता है, लेकिन वो जरा लेटेस्ट अच्छे किस्म का है, ज्यादा अच्छे डिफरेंस नजर आ जाता है, कंट्रास्ट उसमें। ठीक है। अब मेरे पास ना इसके एक एमसीक्यूज पड़े हुए हैं कुछ, वो मैं आपको सेंड करूंगी। एक तो वो आपने करने हैं, ठीक है, ग्रुप में सेंड करूंगी। मेरे ख्याल से 20 या 30 है, वो आपने करने हैं। जेपी की बुक ली है किसी ने एमसीक्यूज के लिए? मैम उसकी बुक है? छोटी बुक है जेपी की एमसीक्यूज वाली, वो भी हमने की थी, और एक एंकलेक्स की बुक थी, उसके एंड पे भी थोड़े से मैम एमसीक्यूज थे, वो भी ये किए थे। मैम जीपी की क्या वो ये एमसीक्यूज की एडल्ट हेल्थ मेडिकल सर्जिकल। नर्सिंग की? हाँ, मेडिकल सर्जिकल की ना जेपी की एक शॉर्ट बुक है एमसीक्यूज की, और एक एंकलेक्स के तो एंड मैम पे वो नेट से एमसीक्यूज है। डाउनलोड नहीं हो जाएगी? नेट पे नहीं है वो, हमने तो बाय की थी। किसी के पास भी नहीं है एमसीक्यूज, फिर कैसे तैयार करने हैं? एंकलेक्स एंकलेक्स के एंड से किए हैं कुछ, या नेट से कर रहे हो? मैम एनसीलेक्स के हम्म। एनसीलेक्स से एमसीक्यूज की भी बुक होती है? शाबाश। कौन सी दुनिया में बाद है बच्चे हैं। ऐसे क्योंकि ना सिनेरियो बेस आते हैं, इस तरह नहीं है कि बहुत कम टीचर्स होते हैं, बहुत कम पेपर सेटर्स होते हैं कि वो एग्जैक्ट आपकी बुक की लाइन, या कभी बड़ा कोई अच्छा चांस लग जाए तो इस तरह के एमसीक्यूज बनने, वरना एमसीक्यू किसी सिनेरियो बेस आते हैं जो वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं, बुक्स में मैम होते हैं टीचर्स में। एनसीलेक्स की तो वो इतने ज्यादा डिफरेंट बुक्स हैं, तो वो हमें आप फिर कोई प्रॉपर बता दें तो हम वो वाली ले लेते हैं। चलो मैं ना देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं लिंक शेयर करती हूँ, वैसे हमने बाय की थी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं इस तो तरह, मैम तो ये ऑनलाइन। जेपी की बुक भी कभी बता दें। जेपी की बुक ऑनलाइन नहीं है, वो तो हमने जेपी के नाम से ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यूज, मैंने कल ग्रुप में भी सेंड किया था। क्योंकि जी एमसीक्यू मैम। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ना, या तो अच्छे क्लिनिकल्स भी होना स्टूडेंट्स के, तो फिर भी कुछ सिनेरियोज का आइडिया हो जाता है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी रिमशिया अपना पड़ेगी। माइक ऑफ करो। ठीक है, तो आपने ये अब कल 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और एमसीक्यूज का मैं आप लोगों को बताती हूँ, साथ साथ हमने एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, और ताकि हमारी थ्योरी और सब्जेक्टिव दोनों, हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजें साथ साथ क्लियर हो। मैम वो फिर हम्म। कॉन्ट्रासेप्टिव वाला आप कल क्लियर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। थैंक जी यू। मैम। ओके जी। उसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, इसलिए। ओके जी। ठीक है, और कुछ? ओके मैम। नहीं ठीक है, मैम, अभी तो अटेंडेंस। उसी में ही हो रही है। ठीक है, अच्छा, मैम ले अटेंडेंस ली है कौन मैंने। सेंड करेगा? रुबाब। चलो ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देना ओके अटेंडेंस, ठीक मैम। है। ओके, अच्छा, इसके एंड पे ना, स्लाइड के एंड पे ओके मैम, मैं कर थोड़े देती से ना हूँ। कल वाली वो भी है, जो पीएमएस हमने पढ़ा था ना, तो ये भी मुझे सही लग रही थी, ये भी एक रीड मार लेना है, ये कल का टॉपिक, लेकिन ये मैंने साथ ही सेंड कर देने। ठीक है, ये भी एक नजर रीड मार लेना। चलो सही है। ठीक है, मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैम आप उस बुक को सेंड कर सकती हैं, नेकलेस और ये भी।